फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी की डेथ एनिवर्सरी होती है। रफ़ी साहब के बारे में कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं। आज के एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे कि 31 जुलाई 1980 को क्या हुआ था, कैसे रफ़ी साहब का दिन शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। उससे पहले थोड़ा सा रफ़ी साहब के बच्चों के बारे में जान लेते हैं। एपिसोड में दी जा रही जानकारी लेखिका सुजाता देव की लिखी किताब से ली गई है। मोहम्मद रफ़ी, गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। रफ़ी साहब 7 बच्चों के पिता बने। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद सईद 1942 में लाहौर में पैदा हुआ। रफ़ी साहब की पहली शादी बशीरा बीबी से हुई थी। बशीरा बीबी रफ़ी साहब के साथ बॉम्बे नहीं आना चाहती थी, इसलिए ये शादी वहीं ख़त्म कर दी गई। इस शादी से ये बेटा पैदा हुआ मोहम्मद सईद, जिसे रफ़ी साहब की दूसरी पत्नी बिल्किस ने अपने बच्चों की तरह ही पाला पोसा। रफ़ी साहब की दूसरी शादी बिल्किस बानो से हुई थी। रफ़ी साहब की दोनों शादियों के बाद डिटेल में पहले एक एपिसोड में की है। मोहम्मद सईद को लंदन भेज दिया गया, जहां पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया। 1965 में सईद की शादी बॉम्बे में हुई थी। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। 56 साल की उम्र में मोहम्मद सईद लंदन में एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। रफ़ी साहब की दूसरी पत्नी बिल्किस ने 6 बच्चों को जन्म दिया। 1947 में एक बेटी पैदा हुई, नाम परवीन। 1965 में परवीन का निकाह आफ्ताब अहमद के साथ हुआ। जिन दिनों विदाई होनी थी उन्हीं दिनों रफ़ी साहब ने नील कमल का गाना रिकॉर्ड किया था, बाबुल की दुआएं लेती जा, इसलिए वो इमोशनल हो गए थे। नील कमल 1968 में आई थी। परवीन के बाद एक बेटे ने जन्म लिया, नाम रखा खालिद। 9 साल के खालिद को लंदन भेज दिया गया। बाद में खालिद ने कुवैत बेस्ड एक एयरलाइन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। 1971 में खालिद की शादी इंदौर के एक परिवार की लड़की यास्मीन से हो गई थी। 55 साल की उम्र में खालिद हार्ट अटैक से चल बसे। खालिद से छोटे भाई हामिद को भी पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। बाद में हमीद ने एयर इंडिया के कार्गो डिपार्टमेंट में काम किया। 1975 में हमीद की शादी हुई। 1995 में 40 साल के हमीद हार्ट अटैक से गुजर गए। हमीद के बाद 2 बेटियों ने जन्म लिया, नसरीन और यास्मीन। नसरीन की शादी मिराज अहमद से हुई। यास्मीन की शादी परवेज अहमद से हुई। दोनों बहनें अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं। नसरीन बिजनेस वुमन हैं, डिज़ाइनर क्लोथिंग एक्सपोर्ट करती हैं। सबसे छोटे बेटे हैं शाहिद रफ़ी। इनका जन्म 1961 में हुआ था। पुणे और माउंट आबू के बोर्डिंग स्कूल के बाद 12 साल की उम्र में शाहिद को लंदन भेज दिया गया। अपनी बहन यास्मीन की शादी अटेंड करने के लिए शाहिद इंडिया आए थे, फिर यहीं रह गए। यास्मीन की शादी के लगभग 7 महीने बाद रफ़ी साहब चल बसे। दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा। अब बात करते हैं उस दिन की, यानी 31 जुलाई 1980। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। 31 जुलाई 1980 गुरुवार का दिन था, थर्सडे। रफ़ी साहब हर रोज की तरह सुबह 6 बजे उठ गए थे। बालकनी में बैठे बिना मीठे की चाय पी रहे थे। उनके हाथ में वो कागज था जिस पर जहीर भाई ने उर्दू में गाने के बोल लिख के दिए थे। सुबह 9 बजे अपने लिविंग रूम में रफ़ी साहब ने उन 2 संगीतकारों से मुलाकात की जो कोलकाता से आए थे और रफ़ी साहब से कुछ बंगाली गाने गवाना चाहते थे। रिहर्सल के समय वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि रफ़ी साहब कितनी सरलता से बंगाली गाना गा रहे हैं। कुछ शब्द उन्हें करेक्ट करवाने पड़े। बाकी जो रफ़ी साहब गा रहे थे वो देखकर कलकत्ता से आए संगीतकार बहुत इम्प्रेस्ड थे। बताया जाता है कि रिहर्सल के दौरान रफ़ी साहब को छाती में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, पर रफ़ी साहब ने इग्नोर किया। वो नहीं चाहते थे कि रिहर्सल डिस्टर्ब हो। रिहर्सल कंप्लीट हो गई तो संगीतकार चले गए। रफ़ी साहब की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। रफ़ी साहब सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में गए। वहाँ उनकी पत्नी बिल्किस आराम कर रही थी। उन्हें तेज़ बुखार था। रफ़ी साहब ने दवाइयों के खाने से एक दवाई निकाली। बिल्किस जी ने पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? रफ़ी साहब ने कहा, शायद एसिडिटी हो रही है। उसी की दवाई खाकर रफ़ी साहब सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गए। बिल्किस जी को बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। बिल्किस जी ने बेडरूम से बाहर आकर नीचे लिविंग रूम में देखा। रफ़ी साहब सोफा पर बहुत अजीब सी पोजीशन में लेटे हुए थे।
रफी साहब अपना दर्द छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी पत्नी को पता ना चले, पर बिल्किस को अब यकीन हो गया था कि रफी साहब ठीक नहीं हैं। वो अपना बुखार भूल गईं और लगभग भागती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गईं। उन्होंने जहीर भाई को बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर अलीम चंदी रामानी को बुलाया गया। बिल्किस रफी साहब की पीठ मल रही थी। उन्होंने देखा कि रफी साहब की उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं। डॉक्टर अलीम चंदी रामानी रफी साहब के अच्छे दोस्त भी थे। उनका घर भी बहुत करीब था। जल्द ही आ गए। उन्होंने बताया था कि मैंने देखा रफी बहुत दर्द में हैं। उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, वो बहुत ज्यादा था। पसीना बहुत आ रहा था। मैं समझ गया था कि यह हार्ट अटैक है। मैं जानता था कि रफी साहब डायबिटिक हैं। हार्ट अटैक उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निचानी को नेशनल हॉस्पिटल फोन किया। अब ये हिंदुजा हॉस्पिटल है। 25 मिनट में वहां एम्बुलेंस पहुंच गई, पर रफी साहब ने कहा मैं अपनी कार में ही जाऊंगा। उनका ड्राइवर कासिम कार चला रहा था। कार में उनके साथ थे बिल्किस, जहीर और रफी साहब का बेटा शाहिद। मैं रफी साहब की कार को फॉलो कर रहा था ताकि हॉस्पिटल पहुंचते ही कोई समय खराब ना हो, मैं रफी साहब को एडमिट करवा पाऊं। रफी साहब की बेटी नसरीन ने बताया था कि हॉस्पिटल जाने से पहले अब्बा ने मेरा और यास्मीन का माथा चूमा और कहा मेरे लिए दुआ करना। अब्बा कार में बैठे। कार चली तो अब्बा ने कार की खिड़की से हाथ हिला के बाय किया। खैर, रफी साहब को नेशनल हॉस्पिटल के ICCU में एडमिट किया गया। रफी साहब को चेक करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह सीवियर हार्ट अटैक था। अगले कुछ घंटों में डॉक्टर्स की टीम ने रफी साहब को थोड़ा स्टेबल किया। डॉक्टर्स ने यह नतीजा निकाला कि रफी साहब को पेस मेकर की जरूरत है। उस हॉस्पिटल में पेस मेकर नहीं था, इसलिए तुरंत ऑपरेशन नहीं हो सकता था। 1980 में पेसमेकर कोई आम बात नहीं थी। आज भी बहुत से हॉस्पिटल्स में आसानी से अवेलेबल नहीं होता। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि रफी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। वहां पेसमेकर अरेंज किया जा सकता है। खास डॉक्टर्स की टीम के साथ, इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ रफी साहब को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। रास्ते में माहिम और मरीन लाइन्स के पास रफी साहब को एक और हार्ट अटैक आया। बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचने में 45 मिनट लगे। शाम के 6 बजे के करीब एम्बुलेंस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तुरंत रफी साहब को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। तब तक वहां रफी साहब के कुछ करीबी लोग पहुंच चुके थे। लगभग 1.25 घंटा ऑपरेशन चला। रफी साहब को पेस मेकर फिट कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। रात के 9:45 पर डॉक्टर्स ने रफी साहब के साथ सर्जरी के बाद वाली जरूरी ड्रिप्स लगा दी। थोड़ी देर बाद रफी साहब थोड़ा होश में आए और अपने शरीर पर लगी ड्रिप्स वगैरह उतारने की कोशिश करने लगे। बिल्किस जी को अंदर बुलाया गया। बिल्किस जी ने रफी साहब से कहा आप शांत रहिए, सब ठीक है, जल्द ही हम घर जाएंगे। रफी साहब की बेटी नसरीन ने बताया था कि हमें शाम के समय हॉस्पिटल बुला लिया गया था। अब्बा से मिलने एक समय पर एक ही अंदर जा सकता था। मैं पहले गई। नसरीन ने अपने अब्बा का माथा चूमा और कहा आप जल्द ठीक हो जाएंगे अब्बा जान। रफी साहब नसरीन की तरफ सिर्फ देख रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जब रूम का दरवाजा खोलकर नसरीन बाहर जाने लगी तो उन्होंने एक बार मुड़कर रफी साहब की तरफ देखा। नसरीन ने बताया था कि मुझे याद है अब्बा की आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आज के बाद मैं अब्बा को कभी देख नहीं पाऊंगी। छोटी बहन यास्मीन ने बताया था कि थोड़ी देर बाद मैंने अब्बा से मिलने अंदर जाना था, पर वो मौका आ ही नहीं पाया। रात 10:25 पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोदी बिल्किस के पास आए और बताया कि रफी साहब अब नहीं रहे। शाहिद तब 19 साल के थे। बहुत बुरी तरह रोने लगे। उस समय रफी साहब के बेटों में से सिर्फ शाहिद ही वहां थे। रफी साहब के बड़े 3 बेटे लंदन में थे। बिल्किस पहले ही तेज बुखार में थीं। यह खबर सुनकर बेहोश हो गईं। डॉक्टर्स ने शाहिद से कहा कि अपनी अम्मी को घर ले जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। हॉस्पिटल में अभी बहुत समय लगेगा। उसके बाद रफी साहब का पार्थिव शरीर आप लोगों के हवाले किया जाएगा। शाहिद के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो अपनी माँ को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। माँ को बहुत तेज बुखार था, इसलिए नसरीन और यास्मीन को भी उनके साथ घर भेज दिया गया। जिन जिन लोगों को पता चल चुका था, खास करके रफी साहब के करीबी लोगों को,
वो सब रफी साहब के घर पहुंचने लगे थे। रफी साहब के साले साहब जहीर भाई और ड्रमर लेज़ली वहां हॉस्पिटल में रुक गए। ये दोनों हमेशा रफी साहब के साथ ही होते थे। जब कभी रफी साहब शोज करते थे, जहीर भाई तो हमेशा उनके साथ ही होते थे। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल रफी साहब के पार्थिव शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेज़ली कुटिनो ने महसूस किया कि वहां बहुत गर्मी थी। रफी साहब के पार्थिव शरीर को नुकसान हो सकता था। जहीर भाई हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स साइन करने और इस तरह की फॉर्मेलिटीज में लगे हुए थे। म्यूजिशियन कैसी लॉर्ड पहले रफी साहब के पड़ोसी भी रहे थे। उन्हें रात के 1:30 बजे पंचमदा के असिस्टेंट बबलू का फोन आया। उन्होंने बताया कि रफी साहब नहीं रहे। कैसी लॉर्ड ने बताया था कि मैंने रफी विला फोन किया। बिल्किस बाजी से बात हुई, वो बहुत रो रही थी। बिल्किस बाजी ने कहा, बड़े बेटे लंदन में हैं, शाहिद छोटा है, कितना संभाल पाएगा। जहीर भाई हॉस्पिटल में अकेले हैं, जाओ उसकी मदद करो। मैं जल्दी से रफी साहब के घर पहुंचा। वहां से भूपिंदर को फोन किया। बहुत जल्द भूपिंदर और उत्तम सिंह रफी साहब के घर पहुंच गए। हमने फैसला किया कि तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि जहीर भाई बहुत थके हुए परेशान थे। सब कुछ मैनेज कर रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट रहा था। हम रफी साहब को देखने चले गए। हमें बेसमेंट में ले जाया गया जहां मोग था। पता चला शाम से वहां के एयर कंडीशंस काम नहीं कर रहे थे। वहां बहुत गर्मी थी। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने रफी साहब के पार्थिव शरीर को बर्फ की सिल्ली पर लेटाया हुआ था। उत्तम सिंह जी ने बताया था कि हमने सफेद कपड़ा रफी साहब के शरीर पर डाल दिया। अर्ली मॉर्निंग हम एक मंदिर के पास की दुकान से फूल खरीद लाए। रफी साहब के ऊपर फूल बिछाए। भूपिंदर हॉस्पिटल के फाइनल डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे जब जहीर भाई और बाकी लोग गाड़ी का इंतजाम करने में लग गए। भूपी जी ने कहा था कि मैं रफी साहब के लिए इतना ही कर सका। अगर ऐसा हो पाता कि मेरी जान के बदले वो जिंदा हो जाते तो मैं अपनी जान भी दे देता। रफी साहब के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया गया। जैसे जैसे खबर फैलती गई कि रफी साहब गुजर गए हैं, रफी साहब के घर का फोन बार बार बजने लगा। फोन नंबर 533137 लगातार बज रहा था। लगातार कॉल्स आ रही थीं। रफी साहब के घर से कोई ना कोई कॉल्स अटेंड करता रहा। 1 अगस्त 1980 फ्राइडे द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी, मोहम्मद रफी नो मोर। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में 2 दिन का शोक रखा गया। सारे काम बंद कर दिए गए। रफी साहब के घर के बाहर अनगिनत लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सब अपनी भीगी आंखों से रफी साहब को आखिरी सलाम करने आए थे। लगभग सारी फिल्म इंडस्ट्री वहां पहुंची हुई थी। लंदन से रफी साहब के 3 बेटे अभी पहुंचे नहीं थे। उनकी एक बेटी ने भी अभी वहां आना था। रमजान का महीना था। ये फैसला लिया गया कि जनाजा ज्यादा देर तक रखा ना जाए, जल्द से जल्द कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। एक खुले ट्रक पर रफी साहब के पार्थिव शरीर को लेटाया गया। गाड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी ही चल पा रही थी। रफी साहब के चाहने वाले रास्ते के बीच दाएं बाएं हर जगह थे। बारिश हो रही थी। 2 ही रंग ज्यादा नजर आ रहे थे, काला और सफेद। सफेद कपड़े ज्यादा लोगों ने पहने हुए थे। उनके हाथ में काले छाते थे। रास्ते में कई जगह ट्रक को रुकना पड़ा। क्राउड मैनेज नहीं हो रही थी। जनाजा सांता क्रूज मस्जिद नमाज के लिए रुका। उस मस्जिद में इतने लोग कभी नहीं आए थे। आज हर धर्म के लोग उस मस्जिद में थे। सबको रफी साहब का चेहरा देखना था। उनके लिए हो रही आखिरी नमाज, आखिरी दुआ में शामिल होना था। फाइनली जनाजा सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा। वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह की भगदड़ ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इस डर से फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर आम जनता से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। भीड़ में से आवाजें आईं, हम आप लोगों को पर्दे पर बहुत देख चुके हैं। यहाँ तो हम रफी साहब को कंधा देने आए हैं, हमें रोकने की कोशिश ना करें। कब्रिस्तान के गेट्स अंदर से लॉक करने पड़े, पर रफी साहब के दीवाने ऊंची दीवार फांद कर भी अंदर आ गए। कईयों को थोड़ी बहुत चोटें भी आईं, खून भी निकला, पर उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। रफी साहब को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कई लोग रफी साहब की कब्र की थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने साथ ले गए, रफी साहब का आखिरी आशीर्वाद समझकर। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। फरवरी 2010 में सांता क्रूज कब्रिस्तान अथॉरिटीज ने कई कब्रें हटा दी थी। कहा जाता है कि उनमें रफी साहब, मधुबाला, नसीम बानो, नौशाद, साहिर लुधियानवी, ख्वाजा अहमद अब्बास,
तलत महमूद, मजरूर सुल्तानपुरी की कब्रें भी थीं। कहा गया कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक 30 साल या उससे पुरानी कब्रों को हटाया जा सकता है। मीडिया ने इस खबर को बड़े पैमाने पर कवर किया था। शम्मी कपूर ने जब ये खबर पढ़ी थी, रफ़ी मधुबाला डज नॉट रेस्ट इन पीस हेयर, तब शम्मी बहुत डिस्टर्ब हुए। उन्होंने कहा था, अगर कब्रिस्तान में रफ़ी साहब के लिए जगह नहीं है तो वो हमारे दिल में बसेंगे। रफ़ी साहब के परिवार ने इस बात को कबूल कर लिया था। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद ने कहा था कि अब्बा दुनिया भर के करोड़ों दिलों में रहते हैं, उन्हें कब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिसेंटली विक्की लालवानी के शो में शाहिद जी ने ये कहा था कि रफ़ी साहब की कब्र अब भी वहीं है, हटाई नहीं गई। असल में रफ़ी साहब उनके गुजर जाने के इतने साल बाद भी करोड़ों दिलों में बसते हैं। जब रफ़ी साहब गुजरे थे उस समय जो लोग पैदा नहीं हुए थे वो भी आज रफ़ी साहब के फैन हैं। म्यूजिक की फील्ड में, सिंगिंग में आने वाला हर इंसान, हर नया कलाकार रफ़ी साहब को जरूर सुनता है और उन्हें सुनकर बहुत कुछ सीखता है। रफ़ी साहब के चाहने वालों में लगातार इजाफा हो ही रहा है। ऐसे अमर कलाकार को, फरिश्ता इंसान को असल में कब्र की जरूरत नहीं है। रफ़ी साहब अपने चाहने वालों के दिलों में, अपने गाए गानों में, अपने संगीत में बसते हैं, हमेशा वही रहेंगे। शारीरिक रूप से मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 सबको छोड़ गए, पर जब तक दुनिया में संगीत रहेगा रफ़ी साहब रहेंगे। उनके गाने रहेंगे, उनकी आवाज़ रहेगी, उनकी यादें रहेंगी। रफ़ी साहब की यादों का सफ़र चलता रहेगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। आज के इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।